नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। पीएम आवास पर अहम बैठक अब खत्म हो चुकी है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम की यह बैठक हुई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में शामिल रहे। तो नई दिल्ली पीएम आवास पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस महत्वपूर्ण बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस और थल वायुसेना के साथ नौसेना प्रमुख, जल थल और वायुसेना के प्रमुख जो है इसमें शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा स्थिति और क्षेत्रीय रणनीति पर चर्चा भी की गई और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीतियों पर विचार भी किया गया। और यह बैठक जो है देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और वहीं क्रिकेटर विराट कोहली ने लिया संन्यास। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है कोहली ने और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज से पहले यह बड़ा फैसला। टेस्ट करियर को खुशी से याद करूंगा, विराट कोहली की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। आपको बताते चले इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज होना है और इसके पहले और जो है ये बड़ा फैसला जब विराट ने अपने फैंस को भी कहीं ना कहीं शॉक कर दिया है। और टेस्ट करियर को खुशी से याद करूंगा, विराट कोहली ने इस फैसले के साथ साथ कहा है। और हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। विज ने कहा कि ये सिर्फ सीज फायर है, जंग खत्म नहीं हुई। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति का समर्थन करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत की ताकत दिखा दी गई है और उग्रवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और महाराष्ट्र के धुले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देवपुर इलाके में आईटीआई कॉलेज के सामने बिजली के जनरेटर में अचानक आग लग गई। और वहीं आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। देश भर के 32 हवाई अड्डों को नागरिक विमान परिचालन के लिए फिर से खोल दिया गया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अनुसार ये एयरपोर्ट 15 मई की सुबह लगभग 5:29 तक अस्थायी रूप से बंद थे और अब यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति के लिए संबंधित एयरलाइनों से संपर्क बनाए रखें और वेबसाइट से अपडेट लेते रहें। और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आतंकी इतिहास में आखिरी कील ठोक दी है, क्योंकि इसके बाद भारत ने जो जवाब दिया है वह पाकिस्तान को सदमे में ला दिया है। आज पूरा पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बाकी जो हिस्से हैं सबको भारत ने धुआं धुआं कर दिया है।
रहीम यार खान एयरबेस। बीती रात भारत ने रहीम खान एयरबेस को निशाना बनाया। हमले के बाद यहां बड़ा गड्ढा देखा गया। रहीम यार खान एयरबेस, जिसे आधिकारिक रूप से PAF रहीम यार खान कहा जाता है, पाकिस्तान वायुसेना का एक सैन्य एयरबेस है जो पाकिस्तान प्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह बेस रहीम यार खान शहर के निकट स्थित है और पाकिस्तान वायुसेना के एयरबसों की सूची में शामिल है। इसका रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान के कारण है, जो इसे देश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में त्वरित प्रक्रिया और संचालन के लिए मुफीद बनाता है। पाकिस्तान ने जो गलती की थी उसका अंजाम अब वो भुगत रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई देश आतंक को समर्थन देगा तो उसका करारा जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के धैर्य की अंतिम सीमा थी, जिसे पाकिस्तान ने लांघने की कोशिश की। यह संयम का अंत था और शक्ति के प्रदर्शन की शुरुआत। भारत अब चुप बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब हर नापाक हरकत का जवाब उसी भाषा में मिलेगा जो दुश्मन समझता है। और आप सभी को याद होगा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को इसका करारा जवाब दिया था। इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में घुसकर सटीक और लक्ष्य भेदी हमले किए। अब इस अभियान में मारे गए आतंकियों की पहचान सामने आने लगी है और कुल 5 कुख्यात आतंकियों की पुष्टि की गई है, जिनका सीधा संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे वैश्विक प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से था। यह सभी पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहे थे। पाकिस्तान हमेशा खुद को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि वही आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि इस झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़े पाकिस्तान की नापाक हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए। 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम में हुआ आतंकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की। भारत ने फल फूल रहे आतंकी के कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। उसमें मारे गए आतंकों के कुछ सरगना के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं। इन सरगनाओं में मुदस्सर खादिया खास, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद मीर और मोहम्मद हसन खान शामिल हैं। जिसमें से मुदस्सर खादिया की बात करें तो आपको बता दें कि इसे अबू जुंदाल के नाम से भी जाना जाता था। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख आतंकी था। यह मरकज तैयबा मुरीदगे का प्रभारी था, जो लश्कर की एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान सेना ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था, जो इस्लामाबाद के आधिकारिक नीति और आतंकवाद को लेकर गंभीर प्रश्न उठाता है। ये कितना शर्मनाक है कि पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनकी अंतिम यात्रा में पुष्पांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व जमात उद दावा के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया है, जिन्हें एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस कार्यक्रम में पाक सेना के एक सेवा में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक IG भी उपस्थित रहे, जिससे पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ सांठगांठ के आरोपों को बल मिलता है। वहीं हाफिज मोहम्मद जमील की बात करें तो यह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक प्रमुख आतंकी चेहरा था। यह आतंकी संगठन के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था और बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख था। जमील पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, आतंकी के लिए भर्ती करने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप था। वे पाकिस्तान में धार्मिक शिक्षा की आड़ में आतंकी सोच फैलाने का काम करता था। उसके नेतृत्व में कई आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिन्हें भारत विरोधी अभियानों में इस्तेमाल किया गया। जमील की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ अजहर के बारे में, जिसे उस्ताद जी भी कहा जाता था। इसे मोहम्मद सलीम और घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये जैश-ए-मोहम्मद का एक कुख्यात आतंकी था। वह मौलाना मसूद अजहर का साला था और संगठन में हथियार प्रशिक्षण का प्रमुख जिम्मेदार था। यूसुफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिलवाया।
वे 1999 के कुख्यात IC-814 विमान अपहरण मामले में वांछित था, जिसे भारतीय जेलों में बंद आतंकियों को छुड़ाने के लिए अंजाम दिया गया था। उसकी गिनती जैश के शुरुआती और सबसे प्रशिक्षित आतंकियों में होती थी, जो पाकिस्तान में खुलेआम सक्रिय रहा। खालिद, जिसे अबू आकाश के नाम से भी जाना जाता था, लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात आतंकवादी था। वे जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में सीधे तौर पर शामिल रहा और भारत में हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाता रहा। खालिद अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा था, जिससे आतंकी गतिविधियों को समर्थन मिलता था। उसकी मौत के बाद फैसलाबाद में उसका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया, जिसमें वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर तक शामिल हुए। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करता है। अब मोहम्मद हसन खान की बात करें तो ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद का एक सक्रिय आतंकवादी था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में संगठन के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। हसन खान ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उनके समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे अपने पिता के प्रभाव के चलते कम उम्र में ही आतंकी नेटवर्क से जुड़ गया और जैश के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, हथियारों की आपूर्ति और रणनीति तैयार करने जैसे कार्यों में लगा रहा। उसकी गतिविधियां भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने में निर्णायक साबित हुई हैं। तो ये थे वो खूंखार चेहरे जिन पर पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वहाँ इन्हें हीरो और शहीद का दर्जा दिया जाता है। इन आतंकियों को सलामी देने वाले पाकिस्तानी अफसर दरअसल उस देश की सोच को उजागर करते हैं जो आतंकवाद को संरक्षण देता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया एक निर्णायक संदेश था कि अब चुप्पी नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। भारत आतंकवाद के हर चेहरे को बेनकाब करेगा और जब तक। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए जाकिर हुसैन के परिवार से मुलाकात की। एलजी ने परिजनों को सांत्वना दी और दुख की इस घड़ी में सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है। तो जम्मू में एलजी ने इस शहीद के ऊपर जो है सांत्वना जताई है, साथ ही साथ उनके परिजनों से मुलाकात की। बढ़ते हैं आगे। मणिपुर के BSF कांस्टेबल दीपक चिंगांगखम 10 मई को जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए और उनके परिवार और रिश्तेदारों ने गहरे दुख के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बढ़ते हैं आगे। अमरोहा के युवा चित्रकार जुहैब खान ने अपनी अनोखी कला के जरिए देशभक्ति की भावना को जीवंत किया है और उन्होंने कोयले से एक भित्ति चित्र बनाया है जिसमें भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। चित्र में महिला अधिकारी पाकिस्तान की सीमा में घुसकर दुश्मन को परास्त करती दिखाई गई है, जबकि पाकिस्तान की सेना और हुकूमत घुटनों पर झुकी हुई है। यह तस्वीर न केवल भारतीय सेना की वीरता को सलाम करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि महिलाएं आज हर मोर्चे पर देश की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। जुहैब का संदेश स्पष्ट है, हमें फर्क है, और उनका ये चित्र भारत की ताकत, नारी शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है, जो हर देशवासी के दिल में गर्व और प्रेरणा भर देता है। क्योंकि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है, इसलिए वो सीज फायर के लिए तैयार हुआ और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को जो निशाना बनाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद स्वरूप ये चित्र मैंने तैयार किया है। और आगे भी अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई नापाक हरकत की तो उसको इसी तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडियन आर्मी का
हमारे देश की सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के अथरासी खुर्द गांव में खेत की मेड़ को लेकर सालों पुराना विवाद अचानक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। खेत पर फसल की रखवाली के दौरान दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में उग्र हो गई और लाठी डंडों से लैस लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे दोनों ओर से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और यह हिंसक झड़प इतनी तेज थी कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे पर बेरहमी से वार करते हुए देखा जा रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है। और आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है और ऐसे में अगर मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए तो लोगों को भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। रामपुर पुलिस सर्विलांस सेल ने इस दिशा में शानदार कार्य करते हुए खोए हुए 110 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और इन फोनों की कुल कीमत जो है लगभग 12.5 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी विद्यासागर मिश्रा ने लोगों की चिंता को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस टीम को सक्रिय किया और इसका परिणाम ये रहा कि इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद किए जा सके। पुलिस अधिकारी ने कुछ फोन मालिकों को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय बुलाकर खुद उनके फोन भी सौंपे। उन्होंने खोए हुए मोबाइल फोन को वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी फिर से लौटाई है और लोगों ने पुलिस विभाग का आभार भी जताया है और इस सफलता पर सर्विलांस टीम को अधिकारी के द्वारा प्रशंसा और शाबाशी भी दी गई। जैसा कि आपको ज्ञात है, कई बार लोगों के मोबाइल्स खो जाते हैं और मोबाइल खोने की सूचना हमें जब प्राप्त होती है तो हमारी साइबर और सर्विलांस टीम को दिया जाता है। इसी क्रम में हमारे सर्विलांस टीम के प्रभारी रविंद्र सिंह, उनकी टीम के उप निरीक्षक श्री टीकाराम और 3 कांस्टेबल दीपक चाहल, दीपक कुमार और जय कुमार, इन लोगों के अथक प्रयास से और निरंतर निगरानी से आज हमें 110 मोबाइल जो अपने जनपद में खोए हुए थे वो बरामद हुए हैं, जो आपके सामने हैं। और बरामद जिनको आज करीब 10 लोगों को बुलाया भी गया है, जिनके मोबाइल खोए थे उनको उनका मोबाइल भी सौंपेंगे। बाकी सभी लोगों से संपर्क हो गया, उनको मोबाइल सौंपेंगे। सर, कितने कीमत के मोबाइल होंगे? ये मोबाइल करीब 12,50,000 रुपए के हैं, क्योंकि ये यूज किए हुए हैं। जो कीमत है 12 लाख। जैसा कि आपको ज्ञात है, कई बार लोगों के मोबाइल्स खो जाते हैं। मोबाइल खोने की सूचना हमें जब प्राप्त होती है। और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में देश से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और विधिवत पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। लेकिन इस भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खुलती नजर आई। स्नान के दौरान जेटी बैरिकेडिंग पर श्रद्धालुओं की भीड़ हादसे को दावत देती हुई नजर आई। वहीं ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी मोबाइल में रील देखते हुए नजर आए। प्रशासन की इस लापरवाही से बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या आस्था के नाम पर जान जोखिम में डालना उचित है। श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको सुनाएंगे। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और जो सही है, जो अपने जो बड़े बूढ़े पूछते हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए अपना जाते हैं लोग यहाँ पे। नगर पालिका व्यवस्था ठीक है। देखिए, ये सब ये हमारी ही गलती है। ये हकीकत में गलती हमारी है, क्योंकि हम सामान कहीं भी डाल देते हैं। नगर पालिका देख रही है, पर वो व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका की मानते हैं, लेकिन इसमें हम भी दोषी हैं। सुरक्षित जैसे वैसे ठीक है, लेकिन कोई पुलिस को यहाँ पर कोई नहीं है। बढ़ते आगे, हापुड़ के गढ़ तहसील क्षेत्र में निवासी प्रवीण कुमार अग्रवाल पिछले 30 सालों से अपनी जमीन की विरासत दर्ज कराने के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव कोतला बांगर में खरीदी गई 253 मीटर जमीन पर एक फैक्ट्री मालिक जबरन कब्जा करना चाहता है और जब पीड़ित ने जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया तो फैक्ट्री मालिक संदीप खन्ना ने धमकी दी और निर्माण रुकवा दिया। पीड़ित ने प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर अपनी और परिवार के जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है और उनका कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया भी जा रहा है और फर्जी शिकायतों के जरिए उन्हें फंसाने की कोशिशें की जा रही है। पीड़ित का आग्रह है कि जमीन के वैध दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच
कर न्याय दिया जाए और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाए। मैंने कोथला भांगर में खसरा संख्या 497 में एक भूमि खरीदी थी। उसके जो भूस्वामी हैं उनका 89 में देहांत हो गया था, परंतु तहसील प्रशासन की वजह से उनका 36 साल हो गए हैं, अभी तक विरासत नहीं दर्ज की गई है। मैं तहसील कार्यालय के चक्कर काटते काटते काफी दिनों परेशान हो चुका हूँ और कोई इसमें कार्रवाई नहीं की जा रही प्रशासन द्वारा। पता नहीं किसका दबाव बताया जा रहा है। वो किन किन अधिकारियों से मिले आप इस मामले में? मैं लगभग तहसील से संबंधित सभी अधिकारियों पे, जिला लेवल पे भी मिल चुका हूँ सभी अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। 36 साल विरासत को हो गए हैं, अभी तक कोई विरासत दर्ज नहीं की गई। प्रशासनिक अधिकारी क्या आपको आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन कुछ नहीं दे रहे हैं कि अभी चकबंदी है, और वो चकबंदी 1 साल से हुई है, उससे पहले चकबंदी नहीं थी, 36 साल से नहीं हुई, तो अब वो किसी के दबाव। और बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के करमपुर चौधरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भूता थाना क्षेत्र के लैया गांव से आई बारात दहेज विवाद के चलते बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। और बताया जा रहा है कि दूल्हा, जो कि जाट रेजिमेंट में प्राइवेट नौकरी करता है, पहले ही 15 लाख रुपए दहेज ले चुका है। बावजूद इसके उसके परिवार ने और 2 लाख रुपए की मांग की। जब दुल्हन के पिता यह रकम नहीं दे सके तो दूल्हा बारात लेकर भाग निकला। धीरे धीरे सभी बाराती भी मौके से फरार हो गए। जब लड़की पक्ष ने इसका विरोध किया तो दूल्हे के भाई और भतीजे ने मारपीट भी शुरू कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने के दरोगा सुशील दूसरे पक्ष की मदद कर रहे हैं। अब दूल्हे का परिवार दहेज की रकम भी लौटाने से इनकार कर रहा है। पीड़िता के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग बस आप बारात आई, दरवाजे पे आई थी। दरवाजे पे 2 लाख रुपए मांग रहे थे, तो बारात लेके वापस वो लोग चले गए। फिर हम दे नहीं पाए और अपने मारपीट करी उन लोगों ने आपस में। मारपीट क्यों करी? क्या बात पे? क्या पता क्या बात थी। उन्हें अपने रिश्तेदार थे हमारे, वो रोक रहे थे, उस चक्कर में मारपीट करी उन्हें और वो चले गए। फिर मामला हमारे यहाँ रही थी 7 तारीख को बारात। जब 7 तारीख को बारात आई थी तो वहाँ पर तिलक हो रहा था, तो दूल्हे के भाई ने कहा 2 लाख रुपए हमें कैश दो। तो हम लोगों के पास जो भी था पहले से ही दे चुके थे। उसके बाद कैश ना होने पर उनने बारात वापस कर दी। कितने देर के पहले आपने? लगभग 15 लाख का हिसाब किताब था। उसके बाद 2 लाख मांगे थे, वो थे नहीं। तो लड़ाई झगड़ा करा था उन लोगों ने, मतलब भाग रहे थे लोग, वापस जा रहे थे, तब रिश्तेदारों ने रोका तो उनके साथ मारपीट करके वो बारात वापस ले गए। फिर हम लोगों ने फ़ोन करा था मगर वो वापस आए नहीं। पुलिस से शिकायत करी आपने? हाँ, पुलिस से शिकायत करी थी। रात को पुलिस आई भी थी और थोड़ी बहुत मतलब लिखा पढ़ा जो पुलिस की होती है वो भी हुई थी, मगर कुछ फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।